सत्ता की शक्तियों का बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। हमारे देश में कई स्तर की सरकारें हैं। पंचायत स्तर की है, नगर पालिका स्तर की है, राज्य स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार को हम केंद्रीय सरकार कहते हैं और राज्य स्तर की सरकार जो एक राज्य तक सीमित रहे उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। एक जिले तक सीमित रहे उसे हम नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका कहते हैं। एक 5 गाँवों का स्तर होता है, 5 एक सामूहिक तौर पर काम करे गांव ग्रामीण स्तर पर, उसे हम पंचायती सरकार कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं। यही शक्तियों का बंटवारा संघवाद कहलाता है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से शक्तियों का बंटवारा होता है। अब पढ़ते हैं संघवाद क्या है। तो अब देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्तियों में कमी करना ही भी एक था और अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। अब देखो, बेल्जियम की जो सरकार बनी उसमें क्या किया, केंद्र सरकार की शक्तियों में कटौती तो की गई लेकिन राज्य सरकारों को भी उतनी शक्तियों का अधिकार दे दिया गया। यही संघवाद कहलाया। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में अकेले केंद्र सरकार के पास शक्तियां रह गई। बेल्जियम में इससे पहले प्रांतीय सरकारें भी थी, तब भी उनकी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, उनके पास अपने अधिकार थे, केंद्र सरकार दिए गए थे, उन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दिए गए। अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। बेल्जियम ने कुछ ऐसे चेंज कर दिए जिसके लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही, उनकी निर्भरता हट गई, वो आत्मनिर्भर हो गई। और ये चेंजेस कब, ये बदलाव कब हुए, 1993 1993 में हुए, मतलब 1993 में हुए थी। अब वह केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब जब एक से अधिक ग्रुपों में समूहों में शक्तियाँ बढ़ जाए तो उसे संघीय प्रणाली कहलाती है। जैसे भारत में है, बेल्जियम में है, वो संघीय प्रणाली कहलाती है। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसके केंद्र सरकार के पास भी सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। केंद्र प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। सरकारें होती है, इनमें सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतीय स्तर पर सरकारें होती है जो शासन के दैनिक दिन कामकाज को देखती है। सत्ता इन दोनों स्तरों पर सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। हमने बताया था कि शक्तियों का बंटवारा कई तरह से हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, एक जिले के स्तर पे होता है और पंचायत स्तर पे होता है। यहाँ पर सारी सब कुछ व्यवस्थाएं धीरे धीरे चलती और इस संघीय सरकार का रूप लेती गई। दैनिक कामकाज राज्य सरकार देखेगी एक राज्य के लिए, जिले की सरकार जिले के लिए देखेगी, पंचायती सरकार पंचायत के लिए देखेगी दैनिक कार्य कैसे करना है। अब ये तो है नहीं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार ही सारे काम को देख ले, तो यहाँ पर शासन की व्यवस्था, शक्तियों सब कुछ का बंटवारा हो गया। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इसका अर्थ में संघीय सरकार शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक उलट गई। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। एकात्मक सरकार में बाकी सब इकाइयाँ होती जितनी भी, वो एक जो मुख्य सरकार होती है उसके अधीन कार्य करती हैं, उसके निर्देश अनुसार ही कार्य करेगी। उसकी उन्हें मना कर दिया तो मना, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में सब अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। यही है मुख्यतः संघीय सरकार। केंद्र सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार
प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार को आदेश तो दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था के केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। केंद्रीय सरकार संघीय सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है, इनके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती। हाँ, जनता को जवाब देना पड़ता है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आइए संघीय शासन में कुछ विशेषताएं पर गौर करें। यह सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि पंचायत स्तर, जिले में नगर परिषद, नगर निगम, इधर से फिर अगर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ऐसी कई व्यवस्थाओं में हो सकती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, वसूलने और शासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। पंचायती स्तर, इसमें कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अलग अलग नहीं है किसी के पास। कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाए, लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं वो उस कार्य को पूरा करेगी, अपने अपने कार्य करती है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये नहीं है कि कोई भी आया गया, मुंह उठा के और काम करके चला गया। हर चीज़ का कानून बनाने का अधिकार अलग है, कर वसूलने का अधिकार अलग है, सजा का अधिकार, सब कुछ है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर को अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी सुरक्षा देता है। अब देखो, हर सरकार के स्तर अलग अलग हैं, सुरक्षा अलग अलग है, कानून अलग अलग है, शक्ति अलग है, तो उनके प्राधिकार की गारंटी भी और सुरक्षा देता है, दोनों देता है। वो कौन देता है? संविधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। अब संविधान एक और टॉपिक है। अगर कुछ बदलाव करना है तो अकेले एक सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, उसमें दोनों सरकारों को राजी होना जरूरी है, तब जाके कोई बदलाव हो सकता है। जैसे हमारे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार है। अगर दोनों सरकारें चाहे, सहमत हो किसी कानून पर, तो ही वो कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। संविधान के मौलिक प्रावधानों में किसी स्तर अकेले नहीं बदल सकती, ये बदलाव अकेले नहीं कर सकती, उसमें दोनों स्तरों का होना जरूरी है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच आधिकारिक विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अब जो अदालत है, जो न्यायालय है, इसको न्याय करने का अधिकार है। कब? जब सरकारों में विवाद हो जाए। राज्य स्तर पर अगर विवाद हो रहा है तो हाई कोर्ट सुलझाएगा, उच्चतम न्यायालय सुलझा देगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। वो कानून की व्याख्या भी करेगा, उन्हें सुलझाएगा भी, उन्हें समझाएगा भी, अपना निर्णय देगा। और दोनों, सभी को अपना उनका न्यायपालिका का निर्णय मानना पड़ता है, न्यायालय का निर्णय मानना पड़ता है। इसमें न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। अब देखो, वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए भी सरकार के अलग अलग राजस्व, अलग अलग क्षेत्र स्रोत निर्धारित किए गए। ये नहीं है कि जो केंद्र के लिए है वही राज्य के लिए, राज्य के लिए कुछ और भी है, केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन का कामकाज के लिए दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। भाई, सब कुछ देखना पड़ता है संघीय सरकार को, लेकिन विभिन्न स्तरों की सरकारें की सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। अगर शक्तियों का बंटवारा करना है तो दोनों स्तरों में सहमति बनना जरूरी है। अगर सहमति नहीं है तो नहीं, काम नहीं होगा। साथ ही एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसे के साथ साथ सहमति भी हो।
केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अब देखो अलग अलग किस्म का बंटवारा होता है शक्तियों का, ये नहीं है कि एक समान ही कि घोड़ा भी है कि डंडे से हाँका जाएगा, गधा भी, घोड़ा घोड़े की रेस दौड़ेगा, गधा गधे की। एक बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। एक बात ये भी निर्भर की कि किन स्तरों पर किस संदर्भ में हुई स्थापना, वो भी काफ़ी महंगी व्यवस्था करती है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। दूसरा, इसमें दो राष्ट्रता को साथ में रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। कई बार दो देश मिलकर के करते हैं, कभी कुछ देश मिलकर करते हैं, कभी एक अकेला देश भी कर लेता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और ये केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और राज्य राष्ट्र सरकार की सत्ता का बंटवारा कर देना है। भारत और बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी वाली शासन व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही, कल पढ़ेंगे।